बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमारी डिस्कशन हुई थी कहाँ तक? लास्ट क्लास दी नहीं थी हम। लॉ खत्म करने तक हमारी डिस्कशन हुई थी। आज हम लोग क्या करें? आज हम पूरा लॉ दोबारा से रिवाइज करेंगे। अब जब लॉ शुरू होता है तो सबसे पहले लॉ आपको कहता है कंपनी और कंपनी के बारे में बताओ कि कंपनी शुरू कैसे होती है। तो हमने सबसे पहले देखा कि कारोबार करना है तो कारोबार करने के तीन तरीके आपके पास। नंबर वन, सोल ट्रेडर। नंबर टू, पार्टनरशिप। नंबर थ्री, कंपनीज। तो सोल ट्रेडर सबसे आसान है। सोल ट्रेडर में बंदा खुद ही काम कर रहा होता है। लॉ आपको और बिजनेस को सेपरेट नहीं मानती, और वो बंदा अपने पर्सनल लाइबिलिटीज के लिए खुद लायबल। फिर उसके बाद एक स्टेप ऊपर गए तो आपके पास आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के ऊपर कौन सा लॉ अप्लाई होता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसको भी कंपनीज एक्ट तस्वुर नहीं करता। पार्टनरशिप में क्या होता है, कुछ लोग जमा होते हैं और वो कारोबार करते हैं। क्या वो और बिजनेस अलग अलग है? नहीं, उनकी भी लाइबिलिटीज उनके सर पर ही। फिर आपके पास एक चीज आती है दैट इज कंपनीज। तो यहां से आपका कंपनी लॉ शुरू होता है। कंपनीज क्या है? कंपनीज के अंदर क्या होते हैं? शेयर्स होते हैं। हर मेंबर क्या होल्ड करता है? शेयर होल्ड करता है। कंपनी लॉ ये कहता है कि आप और आपकी कंपनी दोनों अलग अलग है। तो आपकी लाइबिलिटीज और कंपनी की लाइबिलिटीज भी अलग अलग है। कंपनी किस तरह बनती है? कंपनीज एक्ट 2017 के थ्रू बनती है, जो अभी करंट एक्ट है। और हमने ये देखा कि कंपनी को चलाने वाले कौन होते हैं? कंपनी के डायरेक्टर्स। अब ऐसी क्या खास फीचर्स हैं कंपनी के अंदर? कंपनी की एक सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी होती है। कंपनी अपने कारोबार खुद करती है, अपने कॉन्ट्रैक्ट्स में अपने नाम से एंटर होती है। देखिए ये खुद से मतलब क्या है? नाम, के नाम मेरा इस्तेमाल होगा। इसके अलावा कंपनी अपने एसेट्स भी अपने नाम पर रखी। कंपनी अपने बैंक अकाउंट्स भी खुद खुलवाएगी। कंपनी अपने टैक्स के लिए भी खुद लायबल होगी। फिर आपके पास एक कंपनी आती है दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। तो इन कंपनीज को क्या कहा जाता है? लिमिटेड लायबिलिटी। क्यों लिमिटेड लायबिलिटी? क्योंकि मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है? कहां तक? अपने शेयर्स। फिर इसके बाद ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपीचुअल सक्सेशन। ये सबसे खास बात है इसकी, कि अगर एक कंपनी जिसने बनाई और वो मर गया तो क्या कंपनी रुक जाएगी? इसको कहते हैं परपीचुअल सक्सेशन। आपके मरने से, बीमार होने से कंपनी नहीं रुकेगी, क्योंकि कंपनी चला कौन रहा है? डायरेक्टर्स। सर डायरेक्टर्स नहीं चले गए तो क्या बात है। तो इस चीज को कहा जाता है सक्सेशन प्लानिंग। क्या कहा जाता है? सक्सेशन प्लानिंग। तो हर कंपनी के अंदर क्या होती है? सक्सेशन प्लानिंग, कि अगर हमारे सीएफओ छोड़कर चला गया तो हमारे पास बैक पर क्या प्लान तैयार है। तो ये प्लान होता है परपीचुअल सक्सेशन की बैक पे। तो इसीलिए लॉ कहता है कि किसी के मरने से, जाने से कंपनी नहीं रुकेगी। सर डायरेक्टर चले गए तो कोई बात नहीं, हमारे पास सक्सेशन प्लानिंग हुई भी होती है कि अगर सीएफओ जाएगा तो क्या करना है, अगर सीईओ जाएगा तो क्या करना है, अगर नीचे के एम्प्लॉयज छोड़ के जाएंगे तो सर एचआर बैठा हुआ है जो ये सारे मामला देख लेगा। तो हम हर तरीके से तैयार हैं। फिर उसके बाद आपको बताया गया कि कौन सा रेलेवेंट लॉ है। तो कंपनी को कौन सा लॉ डील करता है? कंपनीज एक्ट 2017, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, जो इसका अगला चैप्टर है। वो क्या होता है? मेमोरेंडम इज बेसिकली कंपनी का शनाख्ती कार्ड, और आर्टिकल्स बेसिकली कंपनी को चलाने का तरीका, रूल्स एंड रेगुलेशन से किस तरीके से आप कंपनी चलाएंगे। अब आपको बता रहा है कंपनी के डेफिनेशन। ये अहम पॉइंट है, लॉ में डेफिनेशन बहुत जरूरी है। तो कंपनी क्या है? कंपनी वो है जो कि बने अंडर दिस एक्ट या फिर कंपनी लॉ के अंदर। कंपनी लॉ क्या है? कंपनी लॉ क्या है? कंपनी लॉ द रिपील्ड कंपनीज एक्ट, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984, कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 एंड आल्सो इंक्लूड्स दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड अदरवाइज। तो मतलब अगर आगे आने वाले वक्त में हम कोई और लॉ ले आए तो आप ये मत कहिएगा कि डेफिनेशन में तो लिखा था बस यही है। नहीं, हमने आखिर में एक बात लिख दी, अनलेस द कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड अदरवाइज। तो हर एक लफ्ज क्या कोई ना कोई मकसद होता है लॉ के। कंपनी समझ में आ गई? कंपनी क्या है? जो बने अंडर दिस एक्ट या कंपनी लॉ। अंडर दिस एक्ट का मतलब कंपनीज एक्ट 2017। लेकिन इसके अलावा जो पहले की बनी हुई कंपनी है, क्या उसको कंपनी नहीं मानते हम? वो भी कंपनीज है। उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? लॉ का नाम क्या है? कंपनी लॉ में जो जो चीजें कवर हो रही है, कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। उसके बाद कब आया? 2016। उसके बाद
2017। तो कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 और कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016, ये दोनों क्या है, रिपील्ड है। रिपील्ड का मतलब क्या होता है, मतरूक। इनको खत्म करो और 2017 एप्लीकेबल हो गया। तो हमें डेफिनेशन याद होगी। बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? क्या बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी में आती है? नहीं। बॉडी कॉर्पोरेट इज अ ब्रॉड टर्म, इसके अंदर कंपनी आती है। तो बॉडी कॉर्पोरेट क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स एक कंपनी जो बने इस एक्ट में या कंपनी लॉ के अंदर, एक कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हो आउटसाइड पाकिस्तान। एक बॉडी कॉर्पोरेट तब भी कहला सकती है जब उसे कौन कह दे, लॉ कह दे। लॉ कह दे इसको बॉडी कॉर्पोरेट कहना, तो आपने कल से उसको बॉडी कॉर्पोरेट कहना शुरू कर देना है। लेकिन इट डज नॉट इंक्लूड, क्या नहीं इंक्लूड करना, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी, इन चीजों को आप, ये जो बनी हुई होती यूनियंस वगैरह, इनको आप नहीं मानिएगा बॉडी कॉर्पोरेट। any other entity not being a company as defined in this act or any other law for the time being, which the concerned minister of the federal government may be by notification specify in this behalf। तो ऊपर उसने कहा जिसको मैं कह दूं बॉडी कॉर्पोरेट कहना शुरू कर देना, और जिसको मैं मना कर दूं कि कल से उसको बॉडी कॉर्पोरेट मत कहना, उसको बॉडी कॉर्पोरेट मत कहना। फॉरेन कंपनी क्या है? हमने कंपनी देखी, हमने बॉडी कॉर्पोरेट देखी, तो फॉरेन कंपनी क्या है? बताएं। क्या? पाकिस्तान से बाहर जो कंपनी बने, तो एक ऐसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट क्यों कहा मैंने, क्योंकि ऊपर उसने इस बात को कंक्लूड कर दिया, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। तो कोई भी कंपनी या कोई बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान विच हैज, तो पाकिस्तान से बाहर की हर कंपनी फॉरेन कंपनी है? नहीं। विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस और लाइसन ऑफिस कहते हैं ब्रांच वगैरह को, इन पाकिस्तान, वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट, फिजिकली हो या इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू। तो क्या हर बाहर की कंपनी हमारे लिए फॉरेन कंपनी है? नहीं। ऐसी बाहर की कंपनी जो कि पाकिस्तान में कुछ काम कर रही हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे? लेकिन वो काम खुद से कर रही हो या अपने एजेंट के थ्रू कर रही हो, फिजिकली कर रही हो या इलेक्ट्रॉनिकली कर रही हो, conducts any business activity in Pakistan in any other manner as may be specified। तो अक्सर जगहों पर आपको ये लफ्ज मिलेगा। इसका मकसद क्या है कि कंपनीज एक्ट टाइम टू टाइम डिफरेंट एसआरओज निकालता है, डिफरेंट एसआरओज निकालता रहता है। हर रोज, हर एक दो दिन, 4-5 दिन छोड़ के एक एसआरओ आ रहा होता है। तो उस एसआरओ के अंदर अगर हम कहीं कह दें कि भाई आज से इसको भी फॉरेन कंपनी बोल देना, तो आप बोल दीजिएगा। फिर आपके पास कंपनीज आती हैं, कंपनीज लिमिटेड बाय, क्या मतलब, पहले मतलब समझेंगे फिर डेफिनेशन पढ़ेंगे। कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, जिनके मेंबर्स की लायबिलिटी कहां तक लिमिटेड है, उनके शेयर्स तक। तो जो आपने इनिशियली शेयर कैपिटल दिया है, आपको उससे ज्यादा और कुछ देने की जरूरत, liability of its member is limited by the memorandum to the extent of amount if any remaining unpaid on the shares respectively held by them। तो उन्होंने जहां तक पैसे दिए हैं वो सिर्फ वहीं तक लिमिटेड। कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, मतलब मैंने शेयर कैपिटल में 100 रुपए तो जमा करवा दिए, लेकिन मैंने कहा कि जब कंपनी बंद हो तो मैं गारंटी देता हूं कि मैं इसके ऊपर 50 रुपए भी दे दूंगा। तो अब मेरी लाइबिलिटी कहां तक लिमिटेड है, 150 रुपए तक। तो इसीलिए लॉ कहता है कि लिमिटेड बाय शेयर्स नहीं है, बल्कि लिमिटेड बाय गारंटी तक है। शेयर्स तक तो हो, लेकिन उसके बाद आपने जो एडिशनल गारंटी का वादा किया है, आप उसके लिए भी क्या हो, लायबिल हो। Liability of owners is limited to the amount member guarantees to contribute in the event that the company goes into liquidation। जब कंपनी बंद होने लगेगी उस टाइम पर मैं अगर कोई गारंटी वगैरह दूंगा। अच्छा, लिक्विडेशन और बंद होने में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? लिक्विडेशन किसे कहते हैं? लिक्विडेशन किसे कहते हैं? एसेट्स आप बेचना शुरू कर रहे होते हैं, तो दैट इज नोन एज लिक्विडेशन की तरफ आप जा रहे हैं। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विड एसेट्स अपने पास लेकर आ जाना। क्या होता है? लिक्विड एसेट्स अपने पास लेकर आ जाना। तो आप अपने सारे एसेट्स को बेचने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो क्योंकि आप लोगों के पास वाइंडिंग अप का चैप्टर नहीं है, तो वाइंडिंग अप में आपको एक पूरा प्रोसीजर बताया गया है कि ऐसी क्या क्या वजूहात हैं कि आपका बिजनेस बंद होगा, आप लिक्विडेशन की तरफ जाएंगे, और फिर आप एक बंदे को हायर करेंगे जो आपके सारे एसेट्स को बेचेगा और उसके बाद ताला लगाकर जमा करवाएगा।
The company has share capital. Liability shall also include amount unpaid or shares. अगर किसी कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो वो बताना चाह रहा है कि तुम ये मत कहना कि बस लायबिलिटी लिमिटेड है, शेयर कैपिटल वापस मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जब लिमिटेड बाय गारंटी कह दिया तो मतलब शेयर कैपिटल भी शामिल हो जाएगा। अनलिमिटेड कंपनीज, ये कौन सी कंपनीज है? ये वो कंपनीज हैं जिनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। तो सर ऐसा कोई बिजनेस क्यों करेगा? ऐसा कोई बिजनेस क्यों करेगा? सोचें, ये क्यों लॉ ने ये बात कही? जिसमें रिस्क ज्यादा होगा, रिस्क और रिवॉर्ड ज्यादा होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं सर, गोल्ड माइनिंग, सिल्वर की माइनिंग, अब ये बिलियंस के बिजनेसेस हैं। इनमें जरा सी लापरवाही से कंपनी खत्म हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी। तो क्या ऐसी सूरत हाल के अंदर हम ये करेंगे? क्योंकि देखें, कंपनी के पास तो इख्तियार है कि वो बैंक से लोन भी ले रही होगी, कंपनी के पास तो इख्तियार है कि वो मेंबर से शेयर्स भी बेच रही होगी और उनसे पैसे ले रही होगी। हमने ये सारे काम करे, गोल्ड माइनिंग की, और पहले ही दिन नुकसान हो गया। कंपनी तो बंद हुई हुई, मेंबर्स को तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, मेंबर्स को तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ नुकसान? सारा नुकसान किसका हुआ? बैंक का पैसा डूबा। नुकसान किसका हुआ? बैंक का पैसा डूबा। तो ऐसे बिजनेसेस के लिए लॉ ये कहता है कि ये सिर्फ बनेंगी तो अनलिमिटेड, ताकि सारा रिस्क किसके ऊपर हो? मेंबर्स के सर पे हो, ताकि वो फूक फूक कर कदम उठाए। फिर लॉ आता है, आपको कंपनीज में बाइफर्केशन करता है। कंपनी कितने तरह की होती है? दो तरह की, एक प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। कौन सी कंपनी? जो प्राइवेट कंपनी क्या है फिर? जो पब्लिक नहीं है, बस लॉ में सिंपल बोल देंगे। तो पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है। तो प्राइवेट कंपनी क्या है सर, पहले ये बता देते हैं। तो हमेशा डेफिनेशन शुरू होगी कहां से? प्राइवेट कंपनी से। प्राइवेट कंपनी आपके पास दो तरह की होती है, एक सिंगल मेंबर और एक, सिंगल मेंबर में कौन सी कंपनी आती है? जिसका एक ही ओनर हो, विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मेंबर हु इज द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ऐसी कंपनीज में उनको अपने नाम के आगे एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड लिखना जरूरी है। अदर प्राइवेट कंपनीज कौन सी है बगैर देखे हुए? ठीक है, और गुड। तो हमने देखा कि प्राइवेट कंपनीज में क्या चीज होती है? सर ऐसी कंपनी जो कि इन तीन रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दे, वो क्या है? प्राइवेट कंपनी। सर नंबर पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए। उसके अलावा मैंने एक बात बताई आपको कि क्योंकि हम आपके ऊपर ज्यादा कानून अप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप प्राइवेट कंपनी है, तो क्या आप जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं? इनविटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन फ्रॉम जनरल पब्लिक फॉर इट्स शेयर्स, डिबेंचर्स और रिडीमेबल कैपिटल। तो मतलब ये नहीं कह रहा हो कि शेयर्स मत बाहर बेचिएगा, वो कह रहा है डिबेंचर्स भी मत बेचिएगा, कोई लायबिलिटी नहीं, कुछ जनरल पब्लिक से लेने की जरूरत नहीं है। राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स बाय इट्स मेंबर्स। तो आप अपने राइट को ट्रांसफर नहीं कर सकते, मतलब मैं अपने हिस्से को ट्रांसफर नहीं कर सकता, रिस्ट्रिक्ट का लफ्ज इस्तेमाल होगा। तो इसका मतलब इसमें तो एसएमसी भी कवर हो गई। कंपनीज कैन बी रजिस्टर्ड बाय एटलीस्ट, तो मतलब ये एसएमसी नहीं होगी। अब या तो कंपनी इस क्राइटेरिया में फॉल करेगी और वो कौन सी कंपनी बन जाएगी, या इस क्राइटेरिया में फॉल नहीं करेगी तो वो किस कैटेगरी में चली जाएगी? तो सर होगा क्या कि सवाल आपको बोलेगा कि भाई एक कंपनी थी जो कि ऐसे चल रही थी, लेकिन अचानक से उसके मेंबर्स क्या हो गए? 52 हो गए। अब बताओ क्या करें? कितने दिन में? सही है। वरना क्या बोल रहे हैं? पता चल रहा है किसी को क्या बात की है इसने? हम तो पब्लिक कंपनी पढ़ रहे थे, ये कहाँ चले गए? हाँ प्राइवेट कंपनी पढ़ रहे थे, ये कहाँ चले गए? बात बिल्कुल सही कनेक्ट की है, बात बिल्कुल सही कनेक्ट की है कि आपको लगेगा सवाल कहां से आया, प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी से, लेकिन वो क्या पूछ रहा होगा कि अगर आपने कारोबार किया इस कानून की नाफरमानी करते हुए तो क्या होगा? तो अगर हमारी प्राइवेट कंपनी की कोई भी कंडीशन आगे निकल गई तो हमें कौन सी कंपनी बनना पड़ेगा?
पब्लिक कंपनी, तो फिर आप क्या करेंगे, कानून के पास जाकर अपनी कंपनी की टाइप चेंज कर पाएंगे। अब पब्लिक कंपनी के अंदर दो तरह की कंपनीज आती हैं, एक लिस्टेड और एक, सिंपल सी बात है, लिस्टेड कंपनीज कौन सी, जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो, और अनलिस्टेड कंपनीज कौन सी, जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड ना हो। जब भी कंपनी, पहले कंपनी बनती है पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी बनने के बाद फिर वो बनती है लिस्टेड कंपनी। तो लिस्टेड बनने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, फिर आईपीओ वगैरह लॉन्च करना पड़ेगा। पहले पहले आईपीओ लॉन्च करेगी, आईपीओ लॉन्च करने के साथ साथ वो पीएसएक्स के अंदर लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर देगी कि भाई मैं चाहती हूँ कि आप पीएसएक्स पर हम मुझे लिस्ट कर दें। तो फिर जब आपको पीएसएक्स अलाउ कर देगा, आप एक तरफ लिस्ट हो जाएंगे, दूसरी तरफ आपका आईपीओ लॉन्च हो जाएगा और आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर नजर आने लगेंगे। पीएसएक्स खुद क्या है, मतलब कंपनी है, पब्लिक लिस्टेड है, उसका भी शेयर ट्रेड होता है। यहाँ तक कोई सवाल? फिर इसके बाद आपके पास एक कंपनी आती है, अभी हमने पढ़ा प्राइवेट कंपनी और एक पब्लिक कंपनी। फिर आपके पास एक कंपनी आती है दैट इज पब्लिक सेक्टर कंपनी। ये कौन सी कंपनी है? आसान लफ्जों में ऐसी कंपनी जिसमें कौन हुकूमत कर रहा हो, पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान क्या है, क्या है, स्टेट, स्टेट पब्लिक सेक्टर कंपनी। सही है। अगर कंपनी होती तो कौन सी कंपनी होती, पब्लिक सेक्टर कंपनी। तो पब्लिक सेक्टर कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसमें 51% पावर किसके पास हो, गवर्नमेंट के पास। अ कंपनी भले पब्लिक हो या प्राइवेट हो, विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी गवर्नमेंट ने खुद से रखा हुआ हो या इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली कैसे हो सकता है, गुड, किसी और कंपनी के थ्रू, beneficially owned or not less than 51% of the voting rights or voting power of which are held by the government, गवर्नमेंट ने खुद किया हुआ हो या any agency of the government or a statutory body or in respect of which the government or any agency of the government or a statutory body हैज अदरवाइज पावर टू इलेक्ट। तो सिर्फ ऐसी कंपनी नहीं है जिसमें 51% का वोटिंग पावर है, बल्कि हमारे पास इतना इख्तियार भी है कि हम इलेक्ट कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं मेजॉरिटी ऑफ इट्स डायरेक्टर्स एंड इंक्लूड्स अ पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट लाइसेंस्ड बाय द कंपनी। इसके अंदर पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन भी आ जाएगी जो कि क्या होगी, एससीसीपी की तरफ से लाइसेंस, जो हमने एनपीओ का बारे में पढ़ा। Provided that nomination of directors by the Commission on the Board of Security Exchange or any other entity or operation of any other law shall not make it a public sector company। तो अगर कोई ऐसी कंपनी आपको नजर आए जो कि लॉ के लिए काम कर रही हो तो उनको पब्लिक सेक्टर कंपनी मत बोलिएगा। होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। फिर आपके पास कंपनी की एक और मुख्तलिफ टाइप निकली कि कंपनी के मालिकान कौन होंगे एक तरह से। तो होल्डिंग होगी और सब्सिडरी का रिश्ता होता है। होल्डिंग कंपनी ऐसी कंपनी जिसके पास कोई सब्सिडरी हो, और सब्सिडरी कंपनी कौन सी कंपनी, जिसके पास कोई होल्डिंग हो। तो मतलब वालिदैन कौन है, जिनकी औलाद है, औलाद कौन है, जिनके वालिदैन है। सही है। तो ये लॉ के जगह जगह मजाक होते हैं, लेकिन ये अच्छी बात है आप लोगों के लिए, वरना वो दो जगह आपको दो बार डेफिनेशन याद कराता। लेकिन उसने आसानी की आपके लिए, उसने कहा बस एक याद कर लो, मैं इसके ऑपोजिट। तो होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी जो कि किसी और कंपनी की होल्डिंग नहीं, कोई कंपनी अगर मेरी सब्सिडरी है तो मैं क्या हूं उसकी। अगर पेपर में पूछा जाएगा कि होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन लिखें तो क्या लिखेंगे, क्या सब्सिडरी की डेफिनेशन लिखेंगे, नहीं सोचें। ऐसी कंपनी, ऐसी कंपनी जो ये नहीं है वो क्या है, समझे बात। ये मत बोलिएगा कि होल्डिंग कंपनी तब होगी जब कोई उसकी सब्सिडरी हो, आपने होल्डिंग बताना है। आपने क्या बताना है, होल्डिंग कंपनी। तो पहले डेफिनेशन पढ़े सब्सिडरी की। सब्सिडरी की डेफिनेशन क्या कहता है, सब्सिडरी की डेफिनेशन कहता है इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी इट मींस कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी होल्ड्स द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड। तो कोई भी कंपनी सब्सिडरी कंपनी कब होगी, जब
कोई और कंपनी उसके बोर्ड को क्या कर रही हो, कंपोज कर रही हो, एक्सरसाइज और कंट्रोल्स मोर देन वन हाफ ऑफ इट्स voting securities either by itself or together with one or more of its subsidiaries. अब जरा गौर कीजिएगा, जब आपसे होल्डिंग की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप बताएंगे कि होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो क्या करे, ये सारे काम करे। आपको सब्सिडी बोलने की जरूरत ही नहीं। हाँ, लेकिन अगर पूछा जाए होल्डिंग और सब्सिडी दोनों बताओ तो फिर आप बताएंगे दोनों। नोट्स में कुछ बातें आपको बताई गई हैं। सब्सिडरी ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी वुड आल्सो बी कंसीडर्ड सब्सिडरी कंपनी ऑफ द मेन होल्डिंग कंपनी। क्या बोल रहे हैं ये? सब्सिडरी की सब्सिडरी भी सब्सिडरी है किसकी? होल्डिंग कंपनी की। Composition of board is normally controlled by another company if it can appoint or removal all or majority of its directors. Composition of board से मुराद कि मेरे पास इख्तियार है कि मैं क्या कर सकता हूँ उस कंपनी में डायरेक्टर्स को हिला जुला सकता हूँ। अब एक ब्रॉड व्यू पर कॉन्सेप्ट समझे होल्डिंग और सब्सिडरी का। एक कंपनी होल्डिंग तब होती है जब उसके पास दूसरी कंपनी के तमाम इख्तियार होते हैं। अब इख्तियारात कैसे मिल सकते हैं? दो ऑप्शन हैं, या तो आपके पास वन हाफ से ज्यादा क्या हो, वोटिंग राइट्स, ताकि जब वोटिंग हो तो आपकी मर्जी का फैसला आयद हो रहा हो। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप अपने डायरेक्टर्स को ले जाकर वहां बिठा दें ताकि जब भी कोई फैसला हो तो डायरेक्टर्स आपके इशारों पर चल रहे हो। तो अगर किसी कंपनी में ये दोनों काम हो जाएं तो बेसिकली वो हमारी क्या बन जाएगी? सब्सिडरी बन जाएगी, होली ओन सब्सिडरी। मतलब सब मेरा है। तो a company shall be deemed to be a wholly owned subsidiary of another company or the statutory body if all of its shares are owned by that other company or the statutory body। तो अगर किसी कंपनी के पास मेरे क्या है, सारे शेयर्स हैं, तो वो मैं उसकी क्या हूं? wholly owned subsidiary। फिर इस चैप्टर में आपको लॉ कुछ फजूल सी बातें बताता है, अपनी तारीफें खुद करता है। सही है, इसे कहते हैं अपनी तारीफ खुद करना। एसईसीपी, एसईसीपी क्या है? एमसीक्यूज के हवाले से एक अहम पॉइंट है। एसईसीपी कब से शुरू हुआ? 1 जनवरी 1999 से। एसईसीपी रिप्लेस्ड कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी। पहले ये होता था, अब एसईसीपी आ गया। एसईसीपी का हेड ऑफिस कहाँ है? इस्लामाबाद के अंदर है। एसईसीपी के 8 रीजनल ऑफिसेज हैं। एक फेडरल कैपिटल में है, 4 प्रोविंशियल कैपिटल में है, 3 अदर मेजर सिटीज में है, मुल्तान, फैसलाबाद या सक्खर में। एसईसीपी हैज बीन गिवन अ लॉट ऑफ पावर्स। हमने एसईसीपी को बहुत सारी पावर दे दी। SECP regulate the affairs of companies, insurance companies, banking companies, मुदारबाज एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। ये अहम बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। SECP किन किन के अफेयर्स को देख रहा होता है? कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, मुदारबाज भी। तो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग क्या होता है? बैंकिंग कंपनीज वो जो आप बैंक्स देख रहे होते हैं, इसके अलावा नॉन बैंकिंग कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो बेसिकली क्या काम कर रही होती हैं, ये म्यूचुअल फंड्स वगैरह को देख रही होती हैं, तो उनको कहा जाता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। लॉ हैज वेस्टेड, बहुत पावर देती है हमने एसईसीपी को। दोबारा से अपनी तारीफ। इन एडिशन टू द कंपनीज एक्ट 2017, एसईसीपी इज आल्सो एम्पावर्ड बाय एसईसीपी 1997 टू एक्सरसाइज मैनी पावर्स एंड फंक्शंस। तो 3 लाइन में तो उसने अपनी तारीफ की है। अब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार की डेफिनेशन। अब लॉ में सवाल क्या आएगा, आपसे बोलेगा मुझे डेफिनेशन सुना दो। आपको डेफिनेशन सुनानी है, ऐसे ही जैसे हम बात कर रहे हैं आपने ये डेफिनेशन इंग्लिश में उसको सुना देनी है। तो रजिस्ट्रार कौन होता है? हैं? जो रजिस्ट्रार की ड्यूटी परफॉर्म करे, बस। नहीं नहीं, रजिस्ट्रार में थोड़ी ज्यादा बात है। रजिस्ट्रार को याद करने की थोड़ी ज्यादा बात है। भाई रजिस्ट्रार कौन है? रजिस्ट्रार वो है जो कि रजिस्ट्रार है, इसके अलावा एडिशनल रजिस्ट्रार है, उसके अलावा एडिशनल ज्वाइंट रजिस्ट्रार है, उसके अलावा ज्वाइंट रजिस्ट्रार है, उसके अलावा डिप्यूटी रजिस्ट्रार है, उसके अलावा। तो जितनी भी डेजिग्नेशन एग्जिस्ट करती हैं सब लगा दो। असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ज्वाइंट रजिस्ट्रार, डिप्यूटी रजिस्ट्रार, जो याद आए जहन में। कोई एक ही गलत होगी ना, बाकी सारी तो सही हो जाएंगी। और इसके अलावा जब थक जाओ तो क्या बोलना, यार हो सकता है कोई मिस हो गया हो मुझसे, तो फिर आखिर में बोल देना और सच अदर ऑफिसर एज मे बी डेजिग्नेटेड बाय द एसएससीपी। जिसको एसएससीपी कह दे, इसको रजिस्ट्रार कह दो, तो तुम उसे रजिस्ट्रार कहना शुरू कर देना। या फिर कोई ऐसा बंदा जो रजिस्ट्रार जैसी हरकतें करता पाया जाए, उसको क्या कहना है? परफॉर्मिंग ड्यूटीज एंड फंक्शंस अंडर दिस एक्ट।
तो जो रजिस्ट्रार जैसी हरकतें करे उसे क्या कहना, रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार की पावर ड्यूटीज क्या होती है, कंपनी के साथ कुछ भी कर सकता है, सही है। तो अब क्या क्या कर सकता है, कंपनी को रजिस्टर कर सकता है। इसके अलावा कंपनी से आपने डिफरेंट जगहों पर लॉ के अंदर पढ़ा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर कहाँ जाते हैं, तो रजिस्ट्रार क्या कर रहा है, उनको एक्सेप्ट कर रहा है। तो रजिस्ट्रार की पावर ड्यूटी क्या है, रिसीविंग वेरियस डॉक्यूमेंट्स अंडर दिस एक्ट। तो जहां जहां पढ़ते हैं ना कि हम रजिस्ट्रार के पास 15 दिनों में पहुंच जाएंगे, 30 दिनों में पहुंच जाएंगे, 21 दिनों में पहुंच जाएंगे, तो अल्टीमेटली दूसरी तरफ कौन बैठा है, रजिस्ट्रार। तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स क्या करेगा, रिसीव करेगा। कीप्स ट्रैक्स ऑफ कंपनी रूटीन डॉक्यूमेंट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर ट्रैकिंग कर रहा होगा। ये जो हमने पढ़ा था कौन से चैप्टर के अंदर, अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न के अंदर, कितने दिनों में एनुअल रिटर्न सबमिट करवा देना, एफएस सबमिट करवा देना, और ये सारी चीजें उसको भिजवाते रहना। तो वो आपके इन डॉक्यूमेंट्स का हिसाब किताब रख रहा होगा। ही कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ मॉर्गेजेस एंड चार्जेस, आपने मॉर्गेज चार्ज वाला चैप्टर पढ़ा, तो मॉर्गेज चार्ज को रजिस्टर कराने किसके पास जाते हैं, तो वहां जहां जहां आपने रजिस्ट्रार की बातें पढ़ी है वो जिम्मेदारी किसकी है, रजिस्ट्रार की। कैन कॉल द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी फॉर, ये तो कहने की बात है, हमने पढ़ा था कि वो कॉल क्यों करेगा, किसके लिए, नहीं यार इंक्वायरी करके क्या करेगा वो, छोड़ो, सही है। empowered टू इंस्पेक्ट द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी, तो वो आपको फोन करके बोलेगा कि भाई क्या मसला है, इस हफ्ते का हफ्ता नहीं पहुंचा, सही है। वो बोलेगा नहीं दे रहा मैं, तो फिर क्या बोलेगा वो कि भाई सही है, अगले दिन अपनी बुक्स लेकर आ जाओ मेरे पास इंस्पेक्ट करवाने के लिए, और फिर वो सामने बिठाकर बोलेगा दे रहे हो नहीं दे रहे, बोलेगा नहीं दे रहा, तो फिर वो आपकी बुक्स को क्या कर सकता है, सीज कर सकता है। तो रजिस्ट्रार को हमने बहुत ज्यादा पावर दे दी जी। बिल्कुल पेपर में यही लिख के आना, बस पैसों की बात मत करना, वरना वो एक्सप्लेनेशन के लिए दोबारा बुला लेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई सवाल। अब हमने देखा कि कंपनी को कुछ लोग चला रहे हैं, कंपनी को कुछ लोग चला रहे हैं, ऑफिशियल्स। तो इसके अंदर सबसे पहला बंदा कौन है, ऑफिसर। ऑफिसर कौन है, ऑफिसर कौन है, ऊपर वाले सारे ऑफिसर। तो ऑफिसर किसे कहा जाता है, इंक्लूड्स डायरेक्टर हो, चीफ एग्जीक्यूटिव हो, सीएफओ हो, कंपनी सेक्रेटरी हो, या कोई भी ऑथराइज्ड ऑफिसर ऑफ अ कंपनी। आसान तरीका बताएं सर याद करने का, जब पूछे ऑफिसर कौन है, चैप्टर नंबर 4 पढ़ा था, उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 4 के बारे में पढ़ा था। चैप्टर का नाम क्या था, अदर ऑफिसर्स। बात समझ में आई। तो उस चैप्टर में जिन जिन का जिक्र है वो सब कौन है, ऑफिसर्स। बोर्ड, बोर्ड कौन है, इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। तो हम उन डायरेक्टर्स का एक कमरा बना देते हैं, उनको क्या बना देते हैं, बोर्ड, ताकि कंपनी के सारे बड़े फैसले कौन करेगा, वो। अगर उससे भी ऊपर के फैसले करने होंगे तो फिर तो शेयर होल्डर्स को बुलाएंगे, मीटिंग करवाएंगे और रेजोल्यूशन पास करा देंगे। मेंबर्स कौन होते हैं, सर यही तो बोलोगे जिन्होंने कंपनी बनाई थी। सब्सक्राइबर्स कौन होता है फिर, जो, ठीक है, तो सब्सक्राइबर वो लोग जो कि कंपनी बनाने में क्या थे, आगे आगे थे, वो कौन थे, सब्सक्राइबर्स। तो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर डीम्ड टू हैव एग्रीड टू बिकम मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो सब्सक्राइबर्स तो वो लोग हैं जो कि कंपनी बनाने में आगे आगे थे, और फिर उन्होंने उन पेपर्स पर साइन भी कर दिया जो ये कहते थे कि अब से मेंबर आप हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है आज से मेंबर्स हम लोग हैं, एंड बिकम मेंबर्स ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन एंड एवरी अदर पर्सन। ये तो पहली दफा हो गया, आगे के लिए क्या है, to whom is allotted or who becomes the holder of any class of any kind of shares। तो सिर्फ सब्सक्राइबर्स नहीं, बल्कि अगर कोई सब्सक्राइबर अपना शेयर, अपना कोई हिस्सा किसी और को ट्रांसफर कर दे तो वो कौन बन जाएगा, आपसे मेंबर बन जाएगा। इन रिलेशन टू अ कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, सर ऐसी कंपनी जिसमें शेयर्स ही नहीं है तो उसका क्या करें, क्या वहां पर आने वाला मेंबर नहीं होगा, होगा। तो ऐसी कंपनी जो कि नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, एनी अदर पर्सन who has agreed to become a member of the company। तो कोई भी अगर रजामंद हो जाए इस बात पर कि मैं मेंबर बनना चाहता हूं तो वो क्या बन जाएगा, आपका मेंबर बन जाएगा। एंड whose names are entered in the register of members are
मेंबर्स ऑफ द कंपनी। हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 के अंदर, एक रजिस्टर बनाया जाता है किस चीज का? शेयर्स के हिसाब किताब का। कौन बनाता है? शेयर रजिस्ट्रार। कंपनी के अंदर बंदा होता है? लाजमी है? जरूरी नहीं है, आउटसोर्स भी कर सकते हैं ये वाली सर्विस। तो कंपनी रजिस्ट्रार होता है जिसका काम क्या होता है? शेयर्स का हिसाब किताब रखना। इसके अलावा एक शख्स होता है जिसका नाम यहाँ पे नहीं लिखा, प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स कौन होते हैं? सब्सक्राइबर्स वो जो आगे आ गए। प्रोमोटर्स कौन? वो जो शोर मचा रहे थे। पाकिस्तान बनने के टाइम पर भी बहुत सारे लोग शोर मचा रहे थे, लेकिन आगे कौन आया? कायदे आज़म। ख्वाब किसने देखा था? प्रोमोटर थे। ख्वाब देख के फोन कर दिया, हाँ भाई मैंने ख्वाब देख लिया, आगे का तुम संभाल लो। सही है। उन्होंने आगे आकर बेचारों ने सब्सक्राइबर बन गया। तो सर मेंबर्स कौन है? जिनके पास शेयर्स है। मेंबर्स कौन है? जिनका नाम मेंबर्स की लिस्ट में आ जाए। तो जो शेयर रजिस्ट्रार बोले भाई मेरा नाम लिख दो, उसका नाम आ जाएगा। टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन। अब सर बात आई, हमने देखा बोर्ड, बोर्ड से कोई बात अप्रूव करानी है तो बोर्ड रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, डायरेक्टर्स रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसा मैटर है जिसमें हमें आम आवाम, जो इस कंपनी के मालिकान हैं, जो इस कंपनी के मेंबर्स हैं, उनसे इजाजत लेने की जरूरत है, तो उनसे किस किस तरह आप इजाजत ले सकते हैं? उनसे इजाजत लेने के दो तरीके, एक ऑर्डिनरी और एक स्पेशल। लफ्ज से पता चल रहा है कि बहुत खास है, तो किसी खास मैटर पे होगा और खास तरीके से होगा, आम छोटे मोटी बातों पर नहीं होगा। तो स्पेशल रेजोल्यूशन हम कहाँ कहाँ पास करवा रहे होते हैं? कहीं एक आध जगह। और क्या करना? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज को चेंज करना। और के अलावा? जी मुस्कान। जी आमना। सोच रहे हैं, सोचें। जी मिस। कहाँ पर होगा स्पेशल रेजोल्यूशन? क्या? सीईओ को चेंज करना। और कहीं से भी, इतनी सारी जगह, कुछ डायरेक्टर से रिलेटेड कुछ चैप्टर और रिलेटेड पार्टीज वगैरह में। एग्जैक्टली exactly। तो कुछ बातें याद आ रही हैं। तो जहां जहां आपने स्पेशल रेजोल्यूशन पढ़ा, वहां पर आपने एक बात गौर करी होगी कि वो आम मैटर्स नहीं थे, वो बहुत ज्यादा कौन से मैटर्स थे? सिग्निफिकेंट मैटर्स थे। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन होता है और स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तो ऐसे ही पास हो जाता है, मतलब जिसके पास मोर देन वन हाफ सिक्योरिटीज हैं, वो किसी बात पर एग्री कर जाए तो वो क्या हो जाएगा? रेजोल्यूशन पास हो जाएगा। A resolution passed by a simple majority of such members of the company entitled to vote as are present in person or by proxy or exercised the option to vote through postal ballot as provided in the articles as may be specified at general meeting। तो जनरल मीटिंग में लोग आए, खुद से आए या प्रॉक्सी के थ्रू आए या फिर वीडियो लिंक के थ्रू आए, और आकर किसी मैटर पे वोट करें, मेजॉरिटी जिसके हक में चला जाए वो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। दैट इज ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन में वो कहता है भाई थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, यहां पर हम आपको वक्त देते हैं कि आप आराम से बैठकर सोचें। तो स्पेशल रेजोल्यूशन में पास करवाने की सबसे पहली शर्त क्या है? 3/4 मेजोरिटी। वन हाफ से पास नहीं होता, 3/4 मेजोरिटी चाहिए उसको पास कराने के लिए। उसके बाद ये कहता है कि एक चीज का ख्याल रखना, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में तो नहीं, स्पेशल रेजोल्यूशन का नोटिस कब जाना चाहिए? एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द। लेकिन एक एक्सेप्शन है, अगर सारे मेंबर्स एग्री कर जाएं कि हाँ भाई हम कल मीटिंग करने के लिए तैयार है, कल पास कर लो इस रेजोल्यूशन को, तो फिर भले कर लेना। वोटिंग राइट्स क्या होता है? जो शेयर होल्डर को, जो शेयर होल्ड करने से राइट मिलते हैं। और मेंबर के वो हक कि वो किसी मैटर के ऊपर क्या कर सके? अपनी राय दे सके कि भाई मैं चाहता हूं ऐसा हो। वो क्या होते हैं हमारे? वोटिंग राइट। वो मैं खुद से भी दे सकता हूँ, वो मैं प्रॉक्सी से भी दे सकता हूँ, और वो मैं वीडियो लिंक के थ्रू भी दे सकता हूँ। किसी भी मीन्स के थ्रू दें, क्या हो जाएगा?
वोटिंग राइट्स, provided that attending of meeting through video link shall be subject to such facility arranged by the company and in the manner as may be specified save as otherwise provided in the act। क्या बोल रहा है ये? provided in the act, save as otherwise, अजीब अजीब सी बात है। क्या बोल रहा है? बोल नहीं कुछ आप। कहाँ लिखी हुई थी वाली बात? मीटिंग्स वाले चैप्टर में लिखी थी कि अगर लिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी के डायरेक्टर्स इस बात की शिकायत करें कि भाई आपका तो हेड ऑफिस कराची में है, तो मीटिंग्स में हमने एक बात पढ़ी थी, हम तो सर पूरा लॉ घूम रहे हैं। मीटिंग्स में हमने एक बात पढ़ी थी कि लिस्टेड कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट थी कि वो मीटिंग कहाँ करवाएगी? जहां पर उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है। पता चला रजिस्टर्ड ऑफिस कराची में है और 20% शेयर होल्डर्स बैठे हैं लाहौर के अंदर। अब क्या करें, हम मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, तो आप हमें 20% मेंबर्स को, जो कि तकरीबन अज्यूम करते हैं 100 लोग बनते हैं, आप हम 100 लोगों को एक अदद फ्लाइट के टिकट भिजवाएं, हमारे लिए होटल में स्टे करवाएं और हम लोग मीटिंग अटेंड करना चाहते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? कंपनी बोलेगी वहीं बैठो। ये क्या बात हुई? हम मालिकान है इस कंपनी के। तो हम एक काम करते हैं, लॉ ने एक गुंजाइश निकाली कि अगर 10% लोग 7 दिन पहले, 7 दिन क्यों, क्या 14 दिन क्यों नहीं है, 21 दिन क्यों नहीं है, क्या रीजनेबल टाइम है? 21 दिन भी तो हो सकता था ये। नोटिस कितने दिन पहले जाता है? 21 दिन पहले। जब उसको नोटिस मिला तो कुछ लोग बोलेंगे अरे मैं तो वैसे ही कराची जा रहा था, मैं मीटिंग अटेंड कर लूंगा। तो फिर उसमें से कुछ लोग बचेंगे जो कहेंगे नहीं हम तो नहीं जा रहे। तो उनको टाइम दिया गया कि आप सब जमा हो, फैसला करें। क्यों? कम से कम 10% लोग होना जरूरी है, लिस्टेड कंपनी होना जरूरी है। 7 दिन पहले कंपनी के पास आएंगे, बोलेंगे कि हम चाहते हैं आप हमारे शहर में वीडियो लिंक फैसिलिटी अवेलेबल करवाएं, तो फिर कंपनी आपको अवेलेबल करवा देगी। उसके लिए उसने यहाँ पे बात लिख दी है। यहां तक कोई बात जो समझ ना आई हो? कोई बात समझ नहीं? एसोसिएशन नॉट फॉर, ये क्या है? सेक्शन 42 वाली कंपनी से ध्यान में रखिएगा। वो बोल सकता है आपको एसोसिएशन ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं पूछ रहा, बल्कि मैं पूछ रहा हूँ सेक्शन 42 वाली कंपनी, ये कब आया? ये तो पढ़ा ही नहीं हमने कहीं। तो इसको कहा जाता है सेक्शन 42। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट के अंदर इस लॉ को, इस कानून को, जो सेक्शन डील करता है उसे कहते हैं सेक्शन नंबर 42। तो सेक्शन 42 वाली कंपनीज ऐसी कौन सी कंपनीज हैं? ये खास बात क्या है इनकी, इनको लाइसेंस चाहिए चलने के लिए। इनको क्या चाहिए? लाइसेंस चाहिए चलने के लिए। और ये इनमें से कोई एक काम करती हैं। कौन कौन से काम? कॉमर्स में हो, और साइंस, स्पोर्ट्स, रिलीजन, एजुकेशन, एस, सोशल वेलफेयर, ई, जिलाबा, एनवायरमेंट, ए, ए, ए फॉर आर्ट्स, आर, आर्ट्स हो गया, तो फिर ए से क्या है अगला? ए फॉर आर्ट्स, नहीं आर्ट्स नहीं हुआ था, अब हुआ है ना। एनी अदर वाला रहेगा, चले एनी अदर वेलफेयर करने, और उसके बाद तो ये याद कैसे होगा? इसको याद करने के लिए एक तरीका बताया था, सी एस एस रिसर्च। ये लफ्ज याद कर लें, इसके जो भी एब्रिविएशंस हैं आपको उनसे ही लफ्ज मिल जाएंगे। क्लियर है? तो कॉमर्स, आर्ट, साइंस, रिलीजन, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, रिपोर्ट्स, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, सोशल वेलफेयर, चैरिटी, या फिर कोई भी काम की चीज आप करें। इसका मतलब यहाँ पर इसने इसीलिए बोल दिया एनी अदर यूजफुल। एनी अदर बोलता तो आप लोग पता नहीं कुछ भी करने को एनपीओ बोलते थे। सही है? वैसे सारे गलत काम एनपीओ के नाम पर ही हो रहे होते हैं, पता है आपको? क्या सुना है या देखा है? सुना है। इट शैल अप्लाई इट्स प्रॉफिट्स इन प्रोमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट्स। इसका मकसद ये है कि ये अपने प्रॉफिट, अब एक और बात एनपीओ से रिलेटेड अपने ध्यान में रखिएगा, ये अपने प्रॉफिट्स को कहीं घर पर नहीं लेकर जाएंगे। ईदी फाउंडेशन, सैलानी, जेडीसी, इन सब के प्रॉफिट्स कोई मेंबर्स नहीं लेकर जाएंगे। बाकी कंपनीज में तो ले जा सकते हैं ना। तो आगे जो वो बातें कर रहा है वो इससे रिलेटेड कर रहा है। तो पहले वो कह रहे हैं कि वो अपने प्रॉफिट्स को किस मकसद में लगाएंगे? अपने ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने में। इट शैल प्रोहिबिट द, प्रोहिबिट का लफ्ज यूज हुआ है, रिस्ट्रिक्ट का लफ्ज यूज नहीं हुआ।
प्रोहिबिट का मतलब क्या है? मना है। मना है क्या? डिविडेंड देना अपने मेंबर्स को। Its objects and activities are not and shall not at any time be against the laws, public order, security, sovereignty and national interest of Pakistan. आपकी कोई भी हरकत कानून के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के कानून के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। तो आप पता चला अपने लिए यूजफुल लाइफ यूजफुल कहते हुए क्या करना है? पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दे। ऐसी कोई हरकतें मत कीजिएगा। आप बोले मेरे लिए तो यूजफुल है ना, पाकिस्तान के लिए नहीं, मेरी क्या गलती? SSCP shall grant license on such conditions and subject to such other regulations as it thinks fit। तो फिर आपको SSCP क्या देगा? एक अदर लाइसेंस दे देगा। एसोसिएशन के पास ये इजाजत है कि वो इस लाइसेंस को क्या कर रही होगी? एंजॉय कर रही होगी। सबसे खास बात क्या एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट की? वो अपने नाम के आगे लिमिटेड का लफ्ज हटा सकती है। कॉन्सेप्ट क्या है? क्यों लॉ ने ये बात कही? लॉ ने ये बात इस वजह से कही कि अगर आप अज्यूम करें सैलानी के आगे लिखा हुआ देखें सैलानी लिमिटेड कंपनी, तो आपके ध्यान में क्या आएगा? यार ये तो प्रॉफिट ओरिएंटेड है, ये अपने मकसद के लिए करेंगे, ये अपने लिए करेंगे। आपके ध्यान में ये बातें आ सकती हैं। तो इसीलिए लॉ ने कहा कि जब आप किसी एक मकसद के लिए काम करें तो भले आप अपने नाम के आगे से लिमिटेड हटा दें। लाइसेंस में बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बाय, देखें जिसने लाइसेंस दिया है वो लाइसेंस को वापस भी ले सकता है। क्या ऐसे ही ले लेगा? ऐसे ही ले लेगा? नहीं। आपसे पूछा जा सकता है बताओ वो क्या सिचुएशन है जिसमें आपसे लाइसेंस वापस लिया जा सकता है। तो एसएससीपी क्या करेगा? आपको पहले, अभी यहाँ कंडीशंस नहीं बता रहा, वो बता रहे कैसे वापस लेगा। तो जहां एसएससीपी को लगा कि आपसे लाइसेंस वापस ले लेना चाहिए, वो क्या करेगा? वो आपको एक नोटिस देगा कि मुझे आपसे लाइसेंस वापस चाहिए। एसएससीपी शैल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू बी heard टू द एसोसिएशन। आपको एक सुनवाई का मौका दिया जाएगा। ऑन रेवोकेशन, अगर आपका लाइसेंस टर्मिनेट हो गया, रिवोक हो गया, रजिस्ट्रार शैल अगेन एट द एंडिंग वर्ड्स, आपके नाम के आगे लिमिटेड ऐड कर दिया जाएगा, एंड इट शैल सीज टू एंजॉय एग्जेम्पशंस एंड प्रिविलेजेस ग्रांट बाय लाइसेंस। तो उस लाइसेंस की वजह से आपको जो जो प्रिविलेजेस मिली हुई थी, आपको जो जो बेनिफिट्स मिले हुए थे, आपको टैक्स में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, आपको बहुत सारी जगहों पर बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सब क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। अब कोई ऐसा क्यों करेगा? कोई ऐसा क्यों करेगा? कोई ऐसा इस वजह से करेगा, अगर ये कुछ काम हो जाए। तो थोड़ा सा रिकॉल करते हैं क्या क्या काम हो जाए। देखे बगैर बताएं क्या मतलब, देख के बता रहे हैं। जी मुस्कान, इतनी देर से लाइवा के ऊपर था, अब आप बताइए। अगर कोई लीगल काम हो रहा गुड, और डिविडेंड पे कर दें, और गुड। कहां से रिलेट करना है इस बात को? एनुअल रिटर्न से रिलेटेड। तो एनुअल रिटर्न जाहिर है इसको भी सबमिट कराना है। तो अगर हम कितने सालों तक, 2 सालों तक अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट ना करवाएं तो आपका लाइसेंस रिवोक हो सकता है। और आसान सी बात है, सोचो 1 साल तक ऑपरेशन में ना हो। जस्ट एंड, सबसे आसान बात, जस्ट एंड इक्विटेबल। एसएससीपी बोल दे कि भाई बंद करो तो बंद कर देना। और अकाउंट्स, प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ना करने पे, और पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ। लाइसेंस की टर्म्स ऑफ कंडीशन जैसे कि डिविडेंड पे कर दे, ये सारी सही है, ये वाली बातें हो गई। और एक अहम बात भूल रहे हैं हम, मिनिमम नंबर ऑफ कितने थे इसके लिए? 3। तो अगर उससे नीचे आ गए तो भी आपका लाइसेंस रिवोक हो सकता है। कंपनी मैनेजमेंट हैज फेल्ड टू कंप्लाई विथ एनी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द लाइसेंस, जिसमें ये वाली बात भी कवर हो जाएगी। डिविडेंड नहीं देना, पाकिस्तान के खिलाफ काम नहीं करना। Any of other requirements in this section connected regulation are not met। तो कोई भी इस रेगुलेशन में बात कही गई थी आप उसके खिलाफ गए या इससे रिलेटेड किसी रेगुलेशन के खिलाफ गए, तो भी आपका लाइसेंस टर्मिनेट हो सकता है। अफेयर्स ऑफ कंपनीज आर कंडक्टेड इन मैनर प्री जुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट। आपने कोई ऐसा काम किया जो पब्लिक के हक में क्या था? गलत था, तो भी हम आपका लाइसेंस टर्मिनेट कर सकते हैं। Company has made default in filing with the registrar its financial statement or annual return for immediately preceding 2 consecutive financial year। consecutive financial year की बात कर रहे हैं, 2 सालों की नहीं कर रहा, 2
कंसेक्टिव, 2 सालों पे 7 आपने एफएस सबमिट नहीं करवाई तो हम आपका लाइसेंस रिवोक कर सकते हैं। Company has acted against the interest, sovereignty and integrity of Pakistan, security of the state and friendly relations with foreign states. Number of members is reduced below, ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं था कि इसके मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं। तो अगर कहीं पूछ लिया जाए एमसीक्यू के अंदर के एनपीओ के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं तो वो कितने हैं, 3। द कंपनी इज कंसीव्ड और ब्रॉट फॉर्थ विथ अनलॉफुल और फ्रॉडुलेंट, अगर आपको एक गलत काम को फ्रॉड करते हुए पाए गए, अगर इसको चलाने वाले who fail to maintain proper and true accounts or they commit fraud misfeasance, या तो कंपनी गलत कामों में पाई गई या उसके चलाने वाले किसी गलत काम में पाए गए। रन एंड मैनेज बाय पर्सन इन्वॉल्व्ड इन टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग, कंपनी मुलव्विस रही या कंपनी के चलाने वाले किस चीज में मुलव्विस रहे, टेररिस्ट फाइनेंसिंग में, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह में। मैनेज बाय पर्सन हु रिफ्यूज टू एक्ट अकॉर्डिंग टू, ऐसे लोग जो मना करते भाई हम मेमोरेंडम को नहीं मानते, हम आर्टिकल्स को नहीं मानते, हम एससीपी को नहीं मानते, तो एससीपी बोलेगा हम भी आपकी कंपनी को नहीं मानते। क्या सबसे आखिरी चीज, जस्ट एंड इक्विटेबल, मुझे सही लगता है कि आपको बंद कर देना चाहिए तो बंद कर देना चाहिए। बंद करने के बाद क्या होगा, ये अहम बात, कंपनी अपने सारी हरकतें बंद कर देगी सिवाय रिकवरी ऑफ मनी ओन्ड, अगर आपके पास किसी का रिसीवेबल था तो आप वो आप जरूर ले लेंगे, लेकिन उसके अलावा आप अपनी सारी हरकतें क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। कंपनी शैल नॉट सॉलिसिट और रिसीव डोनेशंस फ्रॉम एनी सोर्स, आप मजीद डोनेशंस नहीं लेंगे, आप अपने सारे नेट एसेट्स इन द स्पेसिफाइड मैनर किसको दे देंगे, अपने जैसी किसी कंपनी को विद इन 90 days। रीजनेबल अमाउंट टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ वॉलेट, लेकिन रुकिएगा सारे मत दे दीजिएगा, थोड़े से पैसे, तो ये बात कर रहा है कि आप एक रीजनेबल अमाउंट रख लेंगे टू मीट एक्सपेंसेस, किनके, डायरेक्टर्स के एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, ऐसा ही है, किसके, वॉलेंट्री वाइंडिंग अप के। तो वॉलेंट्री वाइंडिंग अप में जाहिर है कुछ खर्चा पानी होगा, उसकी इवैल्यूएशन के लिए ऑडिटर आएंगे, उनको आप खाना पीना खिलाएंगे, तो उसके लिए कुछ पैसे रख लीजिएगा। और मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम मे बी रिटेन्ड बाय द कंपनी। आफ्टर सच ट्रांसफर, उसके बाद क्या होगा, मेंबर और ऑफिसर इस एनपीओ के कहां काम नहीं कर सकते, उस जगह पर जहां पर हमारे क्या ट्रांसफर हो रहा है, कितने टाइम तक, 5 साल तक। स्ट्राइकिंग ऑफ का मतलब जो अभी हमने पढ़ा ना कि आपके नाम के आगे लिमिटेड ऐड हो जाएगा तो आपके नाम को हम खत्म कर देंगे, आपके प्रिविलेजेस खत्म कर देंगे। तो पहले आप एनपीओ की कैटेगरी में आते थे, अब हमने आपके नाम को स्ट्राइक ऑफ कर दिया, हटा दिया वहां से। रजिस्ट्रार करेगा ना, अभी ऊपर देखा हमने कि जैसे रेवोकेशन होता है तो आपके सारे प्रिविलेजेस खत्म, लाइसेंस पे जो आपको बेनिफिट्स मिले में सब खत्म, आपके नाम के आगे क्या हो जाएगा, लिमिटेड का लफ्ज ऐड हो जाएगा। इसके अलावा अब यहां तक हमने क्या किया, यहां तक हमने अपने सारे एसेट उठाकर दे दिए, मेंबर्स के ऊपर पाबंदी लगा दी, आप कहीं और नहीं जाएंगे। अब इसको क्या करना है, मामला को खत्म करना है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, 15 दिनों के अंदर अंदर, ध्यान रखिएगा, 15 दिनों के अंदर अंदर क्या करेंगे जी, क्या हो रही है, अच्छा बुक में से देख के, 15 दिनों के अंदर अंदर क्या होगा, रजिस्ट्रार को रिपोर्ट देंगे किस बात की, एसेट हमने ट्रांसफर कर दिए, हमारी सारी चीजें हो चुकी है, इतने एक्सपेंसेस रख लिए हैं, अब हम अपनी कंपनी बंद करना चाहते हैं, कितने दिनों में होगा ये वाला काम, 15 दिनों के अंदर। कंपनी एग्जिस्ट कर रही होगी तो अब कंपनी बंद करवानी है, अभी उसने क्या किया, लाइसेंस नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, तभी तो वो कह रहा है 15 दिनों का वक्त है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, आपने रजिस्ट्रार को वॉलंटरी वाइंडिंग अप करनी है, और आगे वो कह रहा है कि अगर आपने नहीं किया तो फिर मैं किसी को भेज दूंगा अपना बंदा और वो आपकी कंपनी को ताले लगाएगा। तो 15 दिनों के अंदर अंदर रजिस्ट्रार के पास आपने वो इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स जो हमने बता दिए आपने सबमिट करवा देनी है। 30 दिनों के अंदर अंदर ऑफ एक्सेप्टेंस बाय द रिपोर्ट रजिस्ट्रार, बोर्ड क्या करेगा, अब जरा गौर कीजिएगा, 15 दिनों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रजिस्ट्रार के पास गए, रजिस्ट्रार ने लेट से 10 दिनों का टाइम लिया, 10 दिनों का टाइम लेने के बाद उसने क्या किया, एक्सेप्ट कर ली आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, फिर वो कहता है कि आप क्या करो, जाओ आगे के मामला देखो,
तो लॉ कहता है 30 दिनों के अंदर अंदर कहां से एक्सेप्टेंस है, इस चीज का ख्याल रखिएगा। 30 दिनों के अंदर अंदर एक्सेप्टेंस है, आप क्या करेंगे, इनिशिएट नेसेसरी प्रोसीडिंग्स फॉर वॉलंटरी वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप क्योंकि नहीं पढ़ी, किसी ने पढ़ी है जिसने पहले थोड़ा लॉ पढ़ा, वाइंडिंग अप नहीं पढ़ी। चलो, वाइंडिंग अप मुख्तलिफ तरह से होती है, वाइंडिंग अप वॉलंटरी भी होती है, वाइंडिंग अप बाय कोर्ट भी होती है, और एक और था, क्या था, तो खैर वॉलंटरी वाइंडिंग अप के बारे में भी समझते हैं क्या होती है। वॉलंटरी वाइंडिंग अप होती है कि आप खुद से अपने आप को बंद करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, खुद से आप अपने आप को बंद करवा रहे हैं। तो जब आप वॉलंटरी वाइंडिंग अप करवाने जाएंगे तो लॉ आपको मौका दे रहा है, तो देखो भाई एक काम करो, खुद से अपने आप को बंद करा लो, वरना फिर मैं अपने बंदे बेचकर बंद करवाऊंगा। तो 30 दिनों के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना है, इनिशिएट करना है वॉलंटरी वाइंडिंग अप, खुद से अपने आप को बंद कराएं, और मेक एन एप्लीकेशन टू रजिस्ट्रार फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ कंपनी ऑफ द रजिस्ट्रार इफ इट हैज नो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। अगर आपने पहले स्ट्राइक ऑफ नहीं किया था तो अब आप रजिस्ट्रार को भी कह देंगे कि भाई काइंडली मेरे नाम को स्ट्राइक ऑफ कर दो। इफ रिक्वायरमेंट्स नॉट कंप्लाइड, तो पहले लॉ ने आपको मौका दिया, देखो सारे काम खुद से कर लो, इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि मेरी, अगर आपने ये सारे काम नहीं किए टाइमली बेसिस पर, एससीसीपी में अपॉइंट एन एडमिनिस्ट्रेटर टू मैनेज अफेयर्स ऑफ कंपनी एंड इनिशिएट प्रोसीडिंग्स फॉर वाइंडिंग अप। तो फिर अगर आप वाइंडिंग अप अपने तरीके से नहीं करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, अपना बंदा भेजेंगे और वो क्या करेगा, वाइंडिंग अप करवा देगा। डिफरेंट लेवल ऑफ पेनल्टी सजेस्टेड बाय कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट ने आपको कुछ पेनल्टीज के बारे में बताया कि लेवल 1 2 3 पर क्या क्या चीजें होती हैं। यहां तक किसी का कोई भी सवाल, सब क्लियर है। इसके बाद अगला काम होता है कंपनी को शुरू करना, इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। तो कंपनी को शुरू किस तरह करें, ऑब्लिगेशन टू रजिस्टर सर्टेन एसोसिएशंस पार्टनरशिप्स एज कंपनीज। तो मुझे एक बात बताएं, कंपनी रजिस्टर कराने की जरूरत कब, कंपनी रजिस्टर कराने की जरूरत कब पड़ेगी, जी, जब आपको लॉ का है कि कंपनी रजिस्टर करा लो। देखो बात सुनो, कोई भी पार्टनरशिप 20 से ज्यादा नहीं चल सकती। आपने कहा भाई हम 20 लोग मिलकर काम करना चाहते हैं, करो, 21 नहीं हो सकते। तो जहां 21 होने की बात आई तो आपके ऊपर कंपनी बनाना लाजिम हो गई। नो एसोसिएशन पार्टनरशिप और एंटिटी ऑफ मोर देन 20% shall be formed for carrying any business without registration as company। तो 20 से ज्यादा लोग कंपनी के बगैर काम नहीं कर सकते, तो जहां 21 लोग होंगे वहां पर कंपनी बनना लाजिम। लेकिन इसकी कुछ एग्जेम्पशन है, वो तो बता सकते हैं, क्या है, प्रोफेशनल फर्म्स और क्या, ठीक है, और दो फैमिलीज का जॉइंट वेंचर जिसमें एड्रेस 20 से कम हो, मतलब माइनर को हटा दीजिए। कोई भी सोसाइटी, बॉडी और एसोसिएशन अदर देन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अलावा, फॉर्म्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर अदर पाकिस्तान लॉ, आप किसी और लॉ के अंदर कवर्ड हैं तो फिर आपको जरूरत नहीं है। एक जॉइंट फैमिली कैरिंग ऑन जॉइंट फैमिली बिजनेस, अगर एक जॉइंट फैमिली बिजनेस में काम कर रही है तो फिर उसे जरूरत नहीं है। A partnership of two or more joint families where the total number of members of such families excluding the minor members does not exceed। पहले उसने कहा एक जॉइंट फैमिली काम कर रही है, उनको जरूरत नहीं है। अब वो कह रहे हैं एक जॉइंट फैमिली, दो जॉइंट फैमिली मिलकर क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप कर रहे हैं। तो क्या ये दो बंदों की पार्टनरशिप है, ये तो दो खानदानों की पार्टनरशिप है। तो इन दो खानदानों की पार्टनरशिप में बच्चों को हटा दीजिएगा, बच्चों को हटाने के बाद जो लोग बचे हैं वो कितने होने चाहिए, 20 से कम। तो बड़े बड़े देखिएगा, ऊपर वाली क्या कह रहा है, बिल्कुल, तो वो यही कह रहा है कि ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि आप ये कहें क्योंकि हमने आपको ज्वाइंट फैमिली की इजाजत दे दी तो आप ये मत समझेगा एक ज्वाइंट फैमिली एक कंसीडर होगी, हम सब एक हैं, हम साथ साथ हैं, ऐसा कुछ मत तस्वुर कीजिएगा। आप भले एक फैमिली हो, आप भले दूसरी फैमिली हो, तो ये दो फैमिलीज नहीं, ये दो खानदान कारोबार कर रहे हैं। A partnership formed to carry on practice as lawyers, accountants, or any other profession where practice as limited liability company not permitted।
आपको कंपनी बनाने की इजाजत नहीं है अगर किसी लॉ के अंदर, तो फिर आपको एक एग्जेम्पशन है कि आप बनाने की जरूरत नहीं है, वरना लॉ कॉन्ट्राडिक्ट कर जाता है। कंपनी किस किस तरह से बन सकती है? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और सिंगल मेंबर कंपनी। तो अब याद करते हैं, सिंगल मेंबर के लिए कितने लोग चाहिए? प्राइवेट कम से कम दो, और पब्लिक कम से कम तीन, अनलिस्टेड। और अगर लिस्टेड, ये अगला सवाल था मेरा, 7 मेंबर सही है, तो ये हमें याद रहेगा। 3 से 4 नहीं किया उसने, क्या कर दिया? 7 कर दिया। क्यों सर, 7 क्यों? तो लेकिन 7 क्यों, 6 क्यों नहीं, 8 क्यों नहीं? क्या होता था? हाँ, मेजोरिटी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता अगर 6 लोग होते, 8 लोग होते। For SMC, subscriber to MOA shall nominate a person who, in the event of death of the sole member, shall be responsible. एक कंपनी थी जिससे हमने कहा था एसएनसी, उसमें वही डायरेक्टर था, वही मेंबर था, वही सब कुछ था, वो मर गया। अब ये तो हमने कुछ प्लानिंग ही नहीं की थी, तो क्या करें? तो वो एसएनसी वाला बंदा क्या करेगा, अपने अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव को अपॉइंट करके जाएगा कि मेरे बाद कौन होगा इस कंपनी का मालिक, ये बंदा होगा। Transfer the shares to legal heirs subject to succession under Islamic law of inheritance in case of a non-Muslim members as per their respective law. Manage the affairs of company as a trustee till such time the title of shares are transferred. तो आप एक बंदे को हायर करके जाएंगे कि मेरे बाद ये बंदा इस कंपनी को चलाएगा, कब तक? जब तक इस कंपनी को उसके रेलेवेंट बंदों तक ट्रांसफर ना कर दिया जाए, उसकी जायदाद को तकसीम ना कर दिया जाए, और रेलेवेंट बंदे डायरेक्टर्स पे आकर ना बैठ जाएं। इफ ट्रांसफर इज मेड टू मोर देन वन लीगल ईयर, कंपनी शैल सीज टू बी अ। अगर पता चला उस बंदे के 2 बेटे थे, उन दोनों को ट्रांसफर करना था शेयर, तो मेंबर कितने हो गए अब? कंपनी कौन सी थी? क्या चल सकती है? और अगर चल गई तो लॉ की 180 दिन तक अगर ये हरकत करी तो बढ़ने के उसमें नहीं होगा। क्या ख्याल है, सोचें। फिर इसके बाद स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। हम बात कर रहे हैं कि अगर इनकॉर्पोरेशन करवाने की बात आए तो किस तरीके से इनकॉर्पोरेट कराएंगे। सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या नाम अवेलेबल है या नहीं। सबसे पहले आपको कंपनी के लिए नाम डिसाइड करना है, फिर आपने शनाख्ती कार्ड और रूल्स एंड रेगुलेशंस बनवाने हैं। आपने अपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद द एप्लीकेशन किसके पास सबमिट करवा देने हैं? रजिस्ट्रार के पास। और उससे क्या ले लेना है? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की रजिस्ट्रेशन। A declaration of compliance shall also be filed with memorandum. तो जब आप कंपनी का शनाख्ती कार्ड लेने जाएंगे तो आपको उसके लिए एक डिक्लेरेशन सबमिट करवानी है। रजिस्ट्रार क्या करेगा, आपके मेमोरेंडम और आर्टिकल्स को अपने पास रजिस्टर कर लेगा, ये देखते हुए कि आपकी कंपनी किसी सही मकसद के लिए बनी है, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है कानून की वो आपने फुलफिल कर दी है, तो रजिस्ट्रार आपको क्या कर देगा? रजिस्टर कर देगा। अगर रजिस्ट्रार को लगे कि मुझे आपसे एक दो चीजें और चाहिए, तो वो भी उसको दे दीजिएगा। ही में रिक्वायर रिवाइज डॉक्यूमेंट्स, कोई मसला है तो रिवाइज करके दे दीजिएगा, डेफिशिएंसी खत्म कर दीजिएगा। अगर एप्लीकेंट उसका काम नहीं करता, तो फिर रजिस्ट्रार के पास ये इख्तियार है कि वो रजिस्ट्रेशन को मना कर सकता है। कंपनी में फाइल एन अपील कितने दिनों के अंदर अंदर? 30 दिनों के अंदर अंदर एससीपी के पास। एससीपी का डिसीजन क्या होगा? फाइनल होगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब आप ये सारे काम कर लेंगे, रजिस्ट्रार को सेटिस्फाई कर देंगे, तो फिर रजिस्ट्रार आपको क्या देगा? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। रजिस्ट्रार आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देगा खुद से साइन करके। उस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर कंपनी का नाम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उसकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, पब्लिक है, प्राइवेट है, लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, क्या है, ये 4 बातें उसमें लिखी हुई होंगी। रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा? मेमोरेंडम में जो जो लोग सब्सक्राइबर्स थे, अब से वो क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? मेंबर्स बन जाएंगे।
It is capable of exercising all the functions of an incorporated company having perpetual succession and a common seal. तो वो सारी हरकतें शुरू कर दे जो कि एक रजिस्टर्ड कंपनी करती है. लोन भी ले सकती है, पैसे उधार पे ले सकती है, कॉन्ट्रैक्ट करे, जो मर्जी करे. स्टेटस एंड रजिस्टर्ड ऑफिस आर एज स्टेटेड इन एप्लीकेशन. आपने जो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस बताया था, अब से वो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस बन जाएगा. सब्सक्राइबर्स क्या बन जाएंगे? इनिशियल शेयर होल्डर्स बन जाएंगे. और हमने जिन जिनको डायरेक्टर्स के लिए सजेस्ट किया था, वो आपके डायरेक्टर्स बन जाएंगे. लाइबिलिटी फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस विथ लेस देन मिनिमम नंबर्स. अगर आपने काम किया लेस देन मिनिमम नंबर्स के थ्रू तो क्या होगा? अब एक बहुत अहम पॉइंट यहाँ पर आता है कि हमने डिफरेंट जगहों पर पढ़ा कि कंपनी की टाइप चेंज हो गई और आपने कारोबार किया. ये सेक्शन क्या उस बात को डील करता है? ये सोचवाना था आप लोग. क्या ये सेक्शन उस बात को डील करता है? ये डील करता है मिनिमम से नीचे चले गए अगर आप तो क्या होगा. लेकिन अगर आप एसएमसी थे और आप क्या हो गए? प्राइवेट, तो क्या ये इसको डील करता है? ये सवाल है. नहीं करता. दिमाग चलाएं, दिमाग चलाएं. मैंने इसीलिए इसका जवाब नहीं दिया, आप सोचें तसल्ली से बैठे. एक कंपनी है जिस जो एसएमसी थी, जो क्या थी? एसएमसी थी. और हुआ क्या कि जो उसका ओनर था उसका इंतकाल हो गया. अब कितने मेंबर्स आ गए? दो बेटे थे उसके, दोनों मेंबर्स आ गए. अब मुझे बता दो. ये कंफ्यूजन, एक डिलेमा में फंस गए. आप बताएं, सोचें, माइंड में अपनी इमेज बनाएं. एक भी ओनर नहीं है. नहीं ना, कहाँ हुआ? आ गए ना दो बंदे. बन गए ना, बन गए. क्या होगी ये वाला एप्लीकेशन अप्लाई? जी मुस्कान, वो क्या लगता है सबसे पीछे बैठेंगे तो बच जाएंगे आप? सोचे. मुझे एक बात बताएं, जब वो दो बंदे आए, एसएमसी की मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे? तो क्या मिनिमम से कम हुआ है? लॉ अप्लाई होगा. सिंपल. टाइप चेंज करनी होगी तो फिर वो इस चीज में डील नहीं होती बात. वो डील करता है कि आपने लॉ की नाफरमानी कर दी तो ऊपर जितनी पेनल्टीज है वो आपके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी. बात समझ में आई? ये वाली बात है, क्योंकि ये सिर्फ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर से डील करती है. अच्छा, एक और सिनेरियो. प्राइवेट में कितने की रिक्वायरमेंट है? एक मर गया. अब ये वाली रेगुलेशन अप्लाई, क्या हुआ? नहीं मर सकता क्या? मर सकता है ना. दो बंदे थे, एक मर गया. तो अब मुझे बताएं, क्या ये रेगुलेशन अप्लाई होगा? if number of members of company is reduced below minimum number of members. जैसे कि प्राइवेट कंपनी या अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी में मिनिमम कितने हैं? दो. अगर दो से गिर गए, किसी और कंपनी में तीन से नीचे आ गए, तो फिर इस सूरत में क्या होगा? अगर आपने 180 दिन तक कारोबार किया तो सही है. 180 दिन से ज्यादा जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी उसके लिए आप पर्सनली लायबल होंगे. लेकिन एक एक्सेप्शन है. अगर आपको पता ही नहीं चला, मुझे थोड़ी पता था वो मर गया, वो तो गया था घूमने फिरने, वहीं मर गया, हमें तो पता ही नहीं चला. तो जब हमें पता नहीं चला तो क्या लाइबिलिटी आएगी? नहीं. जिस दिन से पता चलेगा उस दिन से नहीं. तो आप मुकर जाएगा, बोलेगा मुझे नहीं पता था कि मेरा दोस्त मर गया. क्या होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ. वो खैर है, प्रूफ कर देंगे, मसला थोड़ी है. बोल देंगे लड़ाई हो गई थी, लड़के गया था. And the company carries on business for more than 180 days, while every person who is a member during the time that it is so carries on business after those 180 days shall be severally liable for payment of whole debts of company contracted during that time and may be sued therefore without joinder in the suit of any other member, provided that members is in knowledge of the fact. पता होगा तो होगा, वरना. ये था चैप्टर नंबर 1. यहाँ तक क्या कोई सवाल इसके अंदर, कोई बात जो समझ में आई हो? सब क्लियर है? सवाल दोबारा करें.
जब से वो बंदा मरा तब से। भले वो 10 दिन उस 180 डेज के लिए काउंट नहीं होगा। आपने 170 डेज तक कारोबार किया फिर रोक दिया, तो फिर आपके ऊपर लायबिलिटी नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने 180 दिन से ज्यादा काम कर लिया, तो फिर आपके ऊपर उस पूरे ड्यूरेशन की लायबिलिटीज आ जाएंगी जब तक आप बगैर उसके काम कर रहे थे। 180 दिन के बाद तो ड्यूरिंग दैट टाइम दैट इट सो कैरीज ऑन बिजनेस आफ्टर दोज 180 डेज। आफ्टर दोज 180 डेज के बाद क्या होगा? लायबिलिटी आपके लिए पर्सनल हो जाएगी, लेकिन सेवरल लायबल फॉर पेमेंट ऑफ होल डेट्स ऑफ कंपनी कॉन्ट्रैक्टेड ड्यूरिंग दैट टाइम। उस पूरे ड्यूरेशन में 180 दिन भी आ जाएगा ना उसके अंदर। मेरे हिसाब से इसकी इंटरप्रिटेशन यही है। उसके बाद वाली भी आएगी, लेकिन एप्लीकेबल कब से होगी? 180 दिन के बाद से एप्लीकेबल हो जाएगी। क्योंकि देखो लॉजिकली सोचो, मुझे जब से काम कर रहा हूँ वो बंदा मर गया, 180 दिन का टाइम पीरियड शुरू हो गया, उसके मरने के बाद से शुरू हुआ ना। और या फिर मुझे पता चलने के बाद, यही बात हुई है ना अभी हमारी। मुझे जब से पता चला 180 दिन का टाइम पीरियड शुरू हो गया, तो मेरे ऊपर लाइबिलिटीज आना शुरू हो गई। लेकिन लॉ मुझे 180 दिन का टाइम देता है कि या तो मेंबर ले आओ या अपने बिजनेस को बंद कर दो। अगर मैंने 180 दिन के अंदर अंदर डिसीजन ले लिया तो ठीक है, वरना उसके बाद मेरे ऊपर क्या आ जाएंगी? लाइबिलिटीज शुरू हो जाएंगी आना। अच्छा, इस चैप्टर में कोई सवाल? क्या हुआ? अंडर द, आप कुछ सवाल देखते हैं कि आपसे लॉ क्या पूछ सकते हैं, इससे कोई ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं आएंगे। अंडर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट एक्सप्लेन द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन। तो बॉडी कॉर्पोरेट कॉर्पोरेशन क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट की जो डेफिनेशन हमने पढ़ी, जैसे कि वो सब क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है। उसकी क्या है? एक्सेप्शन। Under the relevant provisions contained in the Companies Act 2017, suggest the course of action in the given scenario. A secretary has recently joined ABC. She informed the CEO that the member of the company has crossed the maximum number provided under the Companies Act 2017. The data she shared with the CEO was individuals कितने हैं? 34. Joint shareholding कितनी है? क्या नहीं होगा? उसको सिंगल मेंबर्स काउंट करेंगे। तो आप मुझे बताएं इसमें क्या मसला है, क्या होना चाहिए? 4 की जगह 1 मेंबर होना चाहिए। तो टोटल मेंबर्स कितने हो जाएंगे? 48 मेंबर्स हो जाएंगे। लेकिन इस बात को बयान कैसे करेंगे? इस बात को बयान कैसे करेंगे? वहां से आप ये बात कोट करेंगे कि लॉ में ये बात लिखी है कि ऐसे लोग जो कि जॉइंटली किसी शेयर्स को होल्ड करते हैं, तो वो बेसिकली क्या तस्वीर किए जाते हैं? अब ऊपर आपने क्या किया हुआ है? सबको अलग अलग लिया हुआ है। तो यहां पर आप क्या करें? सबको एक शुमार करें, 14 प्लस 34 प्लस 1 कर दें और आप क्या हो जाएंगे? 49 बन जाएंगे। कागान, अच्छा, एक्सप्लेन देयर रिलेशनशिप विथ ईच अदर अंडर कंपनीज एक्ट 2017। नजर आ रहा है सबको? इसका सॉल्यूशन भी दिखाना मुझे, असल मसला ही है। कागान रेशन लिमिटेड holds 60% shares out of total paid up capital of another public company named Naran Silk Limited. NSL further owns 14% shares of Thandiani Ice Creams Limited. जैसे अजीब अजीब नाम। NSL has also entered into an agreement with other shareholders of TIL to appoint 4 out of 7 directors on the board of directors of TIL। बताइए क्या है? कहाँ से आ गए? हरिपुर से आ गए? हरिपुर कहाँ है भाई? के तो ये एग्जामिनर वहीं से है मेरे ख्याल से।
7-8 दफा बारिश होती है? ओह इंटरेस्टिंग। इसको भी कंपनी वही बनानी थी। आइसक्रीम बेचा है तो क्या पानी में बेचेगा? हाँ अच्छा आइडिया। मतलब ये एग्जामिनर वहीं से, उसको पता है कि वहाँ बारिश ज्यादा होती है इसीलिए उसने ऐसा सिनेरियो रखा है। एग्जामिनर वहीं से। ठीक है। आगे क्या मसला क्या है यहाँ पर, अब देखें एग्जामिनर की टेक्निक। उसने आपको नाम में ऐसा उलझाया कि आप वहां पहुंच गए। क्या? नारायण का वन पहुंच गए। अब बताइए सवाल क्या है इसका। रिलेशनशिप, हम सवाल तो भूल ही गए। हम कहाँ निकल गए, ये एग्जाम में होता है लिटरली। इस इन लफ्जों का यूज करने का मकसद ही है कि आपको लफ्जों में इतना उलझा दो कि आप नारायण कागान की वादियों में निकल जाएं और भूल जाएं वो पूछ क्या रहा था। तो यहाँ पर आपको बताना था इनके दरमियान रिलेशनशिप। एक कंपनी है केआरएल, एक कंपनी है एनएसएल, एक कंपनी है टीआईएल। तो भाई केआरएल कितने परसेंट शेयर्स रखती है? एनएसएल की सब्सिडरी टीआईएल। गुड। और केआरएल की भी सब्सिडरी है, क्यों? एग्जैक्टली तो अपने जहन में एक स्ट्रक्चर बनाए किस बात का, केआरएल, एनएसएल और टीआईएल। भाई केआरएल इसके क्या होल्ड करती है? केआरएल, एनएसएल और टीआईएल। केआरएल होल्ड करती है 60% शेयर्स। तो फिर ये इसकी क्या हो गई? सब्सिडरी। और ये क्या हो गई? होल्डिंग। फिर हमें पता चला केआरएल करती है अगला काम। फिर एग्जैक्टली तो फिर हमें पता चला कि एनएसएल होल्ड करती है कितना? 14%। ओहो ये तो सब्सिडरी है ही नहीं। लेकिन फिर इसने एक और बात बोली कि हम 4 आउट ऑफ 7, तो दूसरी वाली कंडीशन पूरी हो गई। सवाल है इसको पेपर में कैसे लिखेंगे? ये लाजिम है। ड्राफ्टिंग में इस बात का खास ख्याल रखिएगा, पहले आप लॉ कोट करेंगे तो लॉ क्या कहता है पहले मुझे ये बताएं। होल्डिंग सब्सिडी की डेफिनेशन बतानी है, सिंपल। मेरे पास 1/2 ऑफ द वोटिंग सिक्योरिटी। कौन से सर? शर्मा की क्लास है? 12 बजे नहीं थी? 12 बजे थी, 11:30 बजे थी? क्या? ओह उनकी सर 11:30 बजे, चलो बस खत्म कर। अच्छा तो भाई आप यहाँ पर एक बात लिखेंगे। आप यहाँ पर लॉ पहले कोट करेंगे। लॉ क्या कहता है कि भाई 4 आउट ऑफ 7 डायरेक्टर्स वाली बात नहीं करनी है, आपने पहले बताना है होल्डिंग सब्सिडरी क्या होता है। आपने बताना है कि सर होगा ये कि एक कंपनी होल्डिंग कब होती है, जब वो दूसरी कंपनी के अंदर मेजॉरिटी डायरेक्टर्स की कॉम्पोजिशन ऑफ वोट का इख्तियार रखती हो, होल्डिंग है। और दूसरी बात क्या थी? मोर देन 1/2 ऑफ सिक्योरिटीज हम आपकी होल्ड करते हो तो हम क्या है? आपकी होल्डिंग कंपनी है। ये बात लिख दी। इन द अबव सिनेरियो करके आप ये वाली बात शुरू करेंगे। यहां पर क्या हो रहा है? केआरएल होल्ड करता है एनएसएल के अंदर 60% शेयर्स। देयर फॉर एनएसएल क्या है केआरएल की? सब्सिडरी। फिर आपने कहा कि एनएसएल होल्ड करता है टीआईएल के अंदर 14% शेयर्स, लेकिन कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड उनके पास है, मतलब मेजॉरिटी डायरेक्टर्स वो अपॉइंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से टीआईएल एनएसएल की क्या है? सब्सिडरी है। लेकिन एक ऐसी कंपनी जो कि टीआईएल सब्सिडरी है केआरएल की, सब्सिडरी है सब्सिडरी की, तो ये भी हमारे लिए क्या है? सब्सिडरी। इसको कहते हैं डायरेक्ट सब्सिडरी। तो इस सूरत में क्यों? क्योंकि लॉ कहता है कि आप खुद से खरीदें या अपने किसी सब्सिडरी के साथ मिलकर होल्ड रखें तो अल्टीमेटली आप ही की हुकूमत चलेगी। इस तरीके से आप इसका एक अच्छा ड्राफ्ट कर सकते हैं और आपको इंशाल्लाह पूरे नंबर्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपनी बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर को रिवाइज करेंगे।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।